नमस्कार। आज फेस टू फेस में हमारे साथ हैं शहर के मशहूर वकील ओपी शर्मा। पिछले लगभग 2.5 दशक से अभिभावक एकता मंच के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे श्री शर्मा इन दिनों आम आदमी पार्टी के हर कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। आज उनकी अगुवाई में ब्राह्मण सभा ने शहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भव्य स्वागत किया। आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे शहर के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों पर। नमस्कार भरद्वाज जी। शर्मा जी, आज एक बड़ा आयोजन आपने आयोजित किया फरीदाबाद में, और नगर निगम सभागार में आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया। और ये एक राजनीतिक जलसा था या एक सामाजिक जलसा था? पूरे शहर में चर्चा है इस जलसे को लेकर। दरअसल जलसा सामाजिक था लेकिन राजनीतिक विषय पे था। अच्छा। हाँ, एक नई सी चीज मैं बता रहा हूँ। बहुत दिनों से ब्राह्मण समुदाय उपेक्षित महसूस कर रहा था अपने आप को। आप देख भी सकते हैं, कोई 10 में से कोई एक भी एमपी ब्राह्मण नहीं है। ऐसे ही रमेश कौशिक जी, हाँ, एक आधे हैं, गलती से आ जाते हैं। तो लेकिन हरियाणा में तो वैसे जो स्ट्रक्चर है वो आमतौर पे हर बार एक ब्राह्मण एमपी बनते हैं, क्योंकि आबादी लगभग 13% के करीब है। हाँ, तो एक एमपी की सीट मिल जाती है, तो जीत जाते हैं। एक ही मिल जाती है, लेकिन असेंबली में अरविंद शर्मा जी बन जाते हैं, कभी रमेश कौशिक जी बन जाते हैं, लेकिन असेंबली में आप देखो असेंबली तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मान लो एमपी 4 भी हो जाएं और 30 एमएलए हो जाएं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, पकड़ कुछ भी नहीं। ब्राह्मण को हमेशा आप थाने में, तहसील में, कहीं भी जाओगे शोषित होता हुआ देखेंगे। और सरकार में जो भी सुविधाएं मिलती हैं आमतौर से वो एक ही समुदाय सारी हासिल कर लेता है। और इसी तरह जो पार्टी होती है उस पार्टी के खास लोग जो हैं वहीं तक महदूद रहती है। लेकिन जहाँ तक ब्राह्मण समुदाय की बात है तो वो तो मैं समझता हूँ दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है इस समय। आप इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पे ले लें तो अभी सरकार ने आर्थिक आरक्षण की बात की है। आर्थिक आरक्षण पे मेरा थोड़ी सी रिजर्वेशन है। इस पे मैं इस आरक्षण को तब ठीक समझूंगा जब सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिलेगी। इसे दिखाने के लिए प्रक्रिया तो उन्होंने कानूनी पूरी कर दी है, लेकिन सिर्फ क्योंकि मैं वकील हूं इसलिए बात कह रहा हूं कि सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से बात नहीं होती। जैसे 8 लाख सीमा रख दी, बाकियों की क्या सीमा है, गरीबी का ये क्या आधार है, तो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो ऐसी बहुत सी बातें आ सकती हैं। जब तक वो हर्डल क्लियर ना हो तभी कोई बात बनेगी, जब सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग जाएगा कि हाँ भाई ये ठीक है। तो अब क्या माने कि ब्राह्मण समाज अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीदें कर रहा है? उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस कम्युनिटी के साथ कोई इंसाफ करेंगे? पहले मैं स्पष्ट ही ये बात बता दूं कि ब्राह्मण समुदाय को जो सम्मान देगा उसके साथ लगेगा, चाहे आप पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस भी हो। लेकिन आप बीजेपी और कांग्रेस को तो अच्छी तरह देख लिया है, थोड़ी सी उम्मीद बधी है। कुछ लगता है कि उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे छोटी सी बात थी, जैसे डिमांड्स होती हैं कि ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड हो, रिप्रेजेंटेशन ठीक हो। एक परशुराम जयंती की छुट्टी की बात थी, तो केजरीवाल जी जैसे पोडियम से हटे बात करके, तो मैंने उनके कान में जैसे कहा कि जी वो दिल्ली में परशुराम जयंती की छुट्टी नहीं है। वापस आके वहीं अनाउंस कर दिया, बिना एक क्षण ये लगाए कि सोचें या करें या ना करें या मैं सोचूंगा। तो उससे ऐसा लगता था कि उनके मन में इस समुदाय को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने की बात है। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी जब गठित हुई या आई, सत्ता में आई, उससे पहले जो मुद्दा था वो भ्रष्टाचार मुख्य रूप से था। उसमें जाति की बात कहीं नहीं थी। हाँ। और आशुतोष जुड़े रहे इनके साथ। बाद में आशुतोष को भी कहना पड़ा कि मेरी तो जाति भी डिस्क्लोज कर दी, हालांकि मैंने पत्रकारिता में कभी अपनी जाति को डिस्क्लोज नहीं किया था लोगों के सामने। तो और जहाँ तक ब्राह्मण समाज का
कहना सवाल है, ब्राह्मण समाज की बात करते हैं हम तो कुमार विश्वास राज्यसभा के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। सौरभ भारद्वाज खुद मंत्री रहे, लेकिन दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया। कपिल मिश्रा को पार्टी से बेदखली कर दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि इस जाति के साथ जो जाति की बात आप कर रहे हैं या इस सम्मेलन के माध्यम से जाति की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पार्टी कुछ उसके साथ न्याय कर पाएगी? भारद्वाज जी, बड़ी स्पष्ट बात मैं बता रहा हूँ इसमें। व्यक्तिगत तौर पे आपने देखा होगा कि मैं जाति प्रथा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, वरना मेरे साथ इतने वकीलों का समुदाय पढ़ा लिखा होता है। लेकिन जो कुछ हालात अब ऐसे पैदा हुए हैं कि आप देख रहे हो सब जगह जातिवाद फैल रहा है। कभी किसी दूसरी जाति का हक मारने की मैं कभी वकालत नहीं की, लेकिन किसी भी जाति का, ब्राह्मण नहीं, किसी भी जाति के साथ कोई जाति हो तो आवाज़ उठाने का फ़र्ज बनता है। अब उनकी, कपिल मिश्रा की, सौरभ भारद्वाज की और इनकी क्या परिस्थिति रही है उसमें मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन जो एक बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ आप NCR को छोड़ दो या फरीदाबाद सिटी अर्बन को छोड़कर रूरल में देखो, ब्राह्मणों की जो दुर्दशा है वो आपको देखने को मिलेगी। उसमें जैसे सबका उत्थान हो, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल की बात है, तो ये तो जो नीचे तबके का ब्राह्मण है उसे ज़्यादा ज़रूरत है। अर्बन एरिया में तो लोग जो है अपने पैसे से अफोर्ड कर सकते हैं, बीमा भी कराए होते हैं, मेडिक्लेम से पैसे दिला देते हैं, अच्छे अस्पतालों में हो सकता है। स्कूल में आपने देखा कितना बुरी हाल है। मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि सरकार मुझे, हमारा अभिभावक मंच शुरू से लड़ रहा है, आपको ध्यान होगा। ज़्यादा हो गए शर्मा जी आपको इस मुद्दे पर लड़ते? 95 से लगा लीजिए, तकरीबन 24 साल हो गए। 24 साल 25 साल आपको कितनी सरकार गई हैं इसमें? नहीं, तो शर्मा जी मैं इसमें एक छोटा सा जोड़ना चाहता हूँ। एक बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई आपने लड़ी है और लगभग 2.5 दशक से आप इसके साथ हैं। सिल्वर जुबली हो गई आप समझे। लेकिन शर्मा जी, इस आपके इस मूवमेंट ने इस शहर को बहुत सारे नेता दिए। कृष्णपाल जी बहुत शुरू में इसी आंदोलन के साथ जुड़े रहे, इसी आंदोलन के साथ आज भारत सरकार में मंत्री हैं। टेकचंद शर्मा जी इसी आंदोलन से जुड़े रहे, आज विधायक हैं। मूलचंद शर्मा जी भी इसी आंदोलन से जुड़े रहे, विधायक हैं आज। लेकिन जो रिलीफ आम जनता चाहती थी सरकारी स्कूलों को लेकर, सरकारी अस्पतालों को लेकर, उस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला। वो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इस सब की जड़ में भ्रष्टाचार है। आज मुझे, मैं जो बात बीच में रह गई कि हर एक प्लेटफॉर्म से पहले ये बताएं कि आप आम आदमी पार्टी में हैं या नहीं हैं, क्योंकि अक्सर उनके कार्यक्रमों में आपको देखा जाता है। फॉर्मली अनाउंसमेंट नहीं है। मैंने शुरू में बताया आपको, आम आदमी पार्टी में तो मैं जब से हूँ, जब शायद अर्जुन केजरीवाल जी कॉलेज में पढ़ते होंगे, क्योंकि मेरी लड़ाई शुरू हुई थी और ऐसी जगह से भ्रष्टाचार में शुरू हुई थी, जुडिशरी में, जिसके बारे में सरकार में कोई भी बोलना, कोई भी शक्तिशाली से पावरफुल आदमी नहीं उसको छेड़ सकता। और जब तो यहाँ 1-2 कोर्ट्स ही होती थी और उसके बाद जो चलती रही हाई कोर्ट तक सारी, जो जुडिशरी में करप्शन पे यहाँ फरीदाबाद में किसी ने आवाज़ उठाई है तो मैंने ही उठाई है। तो मैं उस स्कूल की बात कर रहा था, चैलेंज करके मैं ये कहता रहता हूँ हर एक उस पर कि मुझे एक स्कूल ऐसा बताएं जहाँ सरकार नियम लागू करवाई पाई हो। एक स्कूल में चाहता हूँ नाम, प्राइवेट स्कूल। एक हॉस्पिटल ऐसा बताएं जहाँ BPL की कैटेगरी में जो फैसिलिटीज़ लोगों को वो देते हैं, और ओपनली कहा है मैंने। और स्कूल बेशर्मी से जो बड़े बड़े स्कूल हैं लिख के दे रहे हैं नियम वायलेशन के लिए, ये कंप्यूटर फ़ी, ये साइंस फ़ी, जबकि रूल्स में सिर्फ 3 फीस आप चार्ज कर सकते हो। ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है। बड़ी बड़ी बातें ये जो होती हैं ना जी, ये अस्मिता की, गौरव की और ये इस तरह की बातें, वो देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब गांव का ब्राह्मण अस्पताल में जाएगा, स्कूल में जाएगा, ब्राह्मण क्या कोई भी, हाँ, मतलब मैं वो उस समुदाय की भी बात कर रहा हूँ, तो जो भी जाएगा तो क्या उसे मिलेगा?
शर्मा जी, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से उठकर आता। अभी यहाँ फरीदाबाद में हम लोग देख रहे हैं सरकारी स्कूल में एक एक क्लास में 120 बच्चे पढ़ रहे हैं। सराय का जो स्कूल है, सराय के स्कूल में जब छुट्टी होती है तो पूरे बाजार में केवल बच्चों के सर नज़र आते हैं, इतनी भीड़ है उस स्कूल में। लेकिन उस तरह का कोई मूवमेंट नहीं खड़ा हुआ, शुरू नहीं हुआ कि सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार को घेरा जाए और सरकार पर दबाव बना जाए कि सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर दें कि प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत ना पड़े पेरेंट्स को। मैंने एक सजेशन डायरेक्टर जनरल सेकेंडरी एजुकेशन को दिया था और मैंने कहा था कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी स्कूलों की दशा एक दिन में सुधर जाएगी। मैं कहा आपके जो भी डीसी, एसपी, सरकारी मुलाजिम हैं, उन सब से कहो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में भेजें। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने कुनैन दे दी हो, इस तरह का मुंह बनाया। फिर थोड़ी कहा सुनी भी हुई। मैं कहा मैं कोई ट्रांसफ़र कराने नहीं आया हूँ, मैं मिले नहीं हूँ जो आप इस तरह बिहेव कर रहे हो। आप अपनी एक मिसाल मैंने उन्हें सुनाई कि भी कोई होटल में आदमी गया, खाना ठीक नहीं था, उसने वेटर से कहा मैनेजर को बुलाओ। उसने कहा जी मैनेजर तो बराबर वाले ढाबे पे खाना खाने गया है, आप अपनी छाछ को खुद खट्टी बता रहे हो, मैं आपके स्कूल में क्यों जाऊंगा ये बताइए। मैंने घेरा उन्हें। दरअसल सरकार की कोई मंशा नहीं स्कूल ठीक करने के लिए। दिल्ली की बात छोड़ देते हैं हम, चंडीगढ़ में सरकारी स्कूलों का क्या है, वहाँ क्यों ठीक चल रहे हैं? सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, इतना नहीं है। आप कहीं भी देखो टीचर्स नहीं मिलेंगे, पढ़ाने की कोई नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार का बजट मेरा ख्याल है हरियाणा से तो ना तो इतनी सरकारी एड मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी बीजेपी को मिल रही है। 1/4 है शायद, जो 64-65 हज़ार करोड़ के आसपास का बजट होता है हरियाणा का, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास। और स्कूल में आप देखो, वहाँ मैं खबर पढ़ के दंग रह गया कि जी सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल का उद्घाटन होगा। कुछ दिन पहले अभी मैंने पढ़ा टेबल टेनिस कोर्ट सरकारी बच्चों के स्कूल में। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए वहाँ का कितना बन रहा है, वो कहाँ से कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है जो बताएं। आज तो सारी ये जो एयर स्ट्राइक में दब गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब नहीं तो आगे 5 साल बाद जो कोई ऐसा प्रोग्राम दोबारा से नहीं हुआ तो फिर तो उठेंगी। मतलब 2019 में नहीं है, अब 2024 की तैयारी करें। तैयारी मेरा मतलब था कि ये बातें लोगों को आएंगी जहन में। अभी तो बेसिक मुद्दे तो यही हैं, बेसिक मुद्दे जनता के मुद्दे, आम जनता के। लेकिन उसे डाइवर्ट करने के लिए अब राम मंदिर गायब हो गया, अब ये स्ट्राइक का मामला आ गया, ये सारी बातें साफ हैं। तो इन सब चीज़ों से तो समस्या तो हल नहीं, ये तो सरकार का काम नहीं है ना। अब आप ये बताएं कि आप चुनाव लड़ेंगे इस बार कि नहीं लड़ेंगे? अभी कोई मन नहीं बनाया ये असलियत बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं भी ये बात कई पत्रकार साथियों ने पूछी है मेरे से, प्रेमी हैं तो वो प्यार भी रखते हैं और उनकी कुछ जिज्ञासा भी होती है। तो कह रहे जी वाह आप तो लड़ रहे हो चुनाव, बहुत नज़दीक है, लोकसभा नज़दीक है, इसीलिए। और एक ये जो आज का प्रोग्राम हो गया तो इससे और ठप्पा लग गया। तो वैसे आज क्या, एक तो परशुराम जयंती की छुट्टी केजरीवाल ने दी, हाँ, और इसके बाकी का उन्होंने देखो कुछ मिलेगा शायद, कहते हैं कि देखते हैं क्या होता है सत्ता में कुछ, हाँ कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई ऐसी बातचीत, कोई रिप्रेजेंटेशन ठीक से लगे, स्पष्ट तो नहीं लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है। नवीन जय हिंद को आगे करके लड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी चौटाला दुष्यंत की पार्टी के साथ उनका अलायंस होने की चर्चा है जेजेपी तो के साथ। अभी तो ये चल रहा था कि भाई दिल्ली में कांग्रेस से जो बात चल रही है, कैसे कि वो जाटों की पार्टी हो जाएगी और ये ब्राह्मणों की बनियों की पार्टी हो जाएगी, तो इनका कोई अलायंस हो जाएगा तो हरियाणा में कुछ अच्छा कर, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? कुछ बन जाए तो अच्छा है। नहीं, मेन बात तो ये है कि जो दुष्यंत जेजेपी है उसमें और पुरानी इनेलो में तो फर्क तो है ही है, तो हो सकता है शायद कोई बात बन जाए। बनती है तो निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे लाभ तो होगा ही होगा। पर ये जो माहौल है, इस माहौल में, हाँ ये थोड़ा सा माहौल का बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया इसी एक ही उससे, क्योंकि जो सरकार के कामकाज के मुद्दे होते हैं वो बैकग्राउंड में चले गए सारे। वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान,
ये बातें सारी सामने निकल के आ गई। इनके खिलाफ बोलने में हर एक आदमी को डर लगता है, मैं भी डर रहा हूँ आपसे कहता हुआ। लेकिन असली मुद्दे वो हैं जो सरकार का काम है, वो गवर्न करने का है। गवर्न करने का ये है कि सबको मुफ्त शिक्षा मिले, कानून बना हुआ है उसे लागू करो आप। सबको हेल्थ का राइट है, मुफ्त दवाइयाँ मिले, हेल्थ के राइट का तो मतलब ये है। तो इन चीज़ों पे कोई गौर नहीं है, ये तो मामूली चीज़ें हैं। दरअसल तो सरकार का काम होना चाहिए उनसे compete करना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो फैसिलिटीज़ लोगों को मिली हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस तक तो हमारा दिमाग तो बस यहीं अटका हुआ है, स्कूल और ये अस्पतालों में, पढ़ाई और दवाई। हाँ, और डेवलपमेंट की बात कहाँ गई? तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। किसी आदमी को चिंता ही नहीं है, सोशल सिक्योरिटी इतनी है, हम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं अभी इतने साल बाद। तो ये मुद्दे उभर के आने चाहिए। शर्मा जी, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका शुक्रिया भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच।